थायराइड ग्लैंड का हमें पता है कि ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसकी सेक्रेशन से मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ जो है वो रेगुलेट करता है ये ग्लैंड, इसकी सेक्रेशन जो है हार्मोन। और इसकी लोकेशन हम ये देखते हैं कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें ये होता है कि उसका जो लेरिंग्स होता है उसमें एक उभरी हुई जगह होती है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है। और इसकी अगर वर्टिब्राई के लिहाज से बात करें तो जो सर्विकल फिफ्थ वर्टिब्राई होते हैं उससे नीचे और थोरेसिक जो फर्स्ट वर्टिब्राई होते हैं उसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान में ये प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये लेरिंग्स है, ये जो यहाँ पर उभरी हुई जगह है इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इसके नीचे ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है और ये थायराइड ग्लैंड फिफ्थ सर्विकल वर्टिब्राई और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्राई के दरमियान में प्रेजेंट होता है। और इसके दो लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो ये ट्रैकिया की जो है एक लोब जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है और एक लोब जो होता है वो राइट साइड पे होता है, मतलब लेटरल पोजीशन में। और ये दोनों लोब्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं एक ब्रिज के साथ, ब्रिज के जरिए। उसके बाद अगर बर्ड्स में देखा जाए तो बर्ड्स में इसकी लोकेशन जो है वो थोरेसिक रीजन में होती है। बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारी जो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें नेक से लेकर थोरेसिक रीजन जो होता है उसमें ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो बर्ड्स में ये थोरेसिक रीजन में होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, आप देखें तो यहाँ इसमें ये जो थायराइड है वो इसके थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है, मतलब नेक में प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद फिशेस में बात करें तो फिशेस में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इनकैप्सुलेटेड नहीं होता, उसके बाहर जो है वो कोई भी जो है मेम्ब्रेन नहीं होती। और वो स्कैटर्ड फॉर्म में जो फॉलिकल्स होती हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और वो फॉलिकल जो है वो सब फेरेंजियल रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी से आगे जो है ये फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं थायराइड ग्लैंड की। उसके बाद हम रेप्टाइल्स में बात करें तो रेप्टाइल्स में डिफरेंट जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं रेप्टाइल स्पीशीज के, उसमें ये इसकी लोकेशन जो है वो वेरी करती है। जैसे कि स्नेक्स और टर्टल्स में हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्ट बेस की क्रेनियल साइड पे यानी कि एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। और थाइमस जो है, थाइमस थोरेसिक में प्रेजेंट होता है, ग्लैंड है उसके नीचे कॉर्डल पोजीशन में प्रेजेंट होता है, मतलब हार्ट और थाइमस के दरमियान में ये प्रेजेंट होता है। और ट्रेकिया के लिहाज से देखा जाए तो ये वेंट्रल पोजीशन पे होता है। और स्नेक्स और टर्टल्स में ये अनपेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक सिंगल स्ट्रक्चर होती है, इसके कोई लोब्स नहीं होते। और अगर लिजर्ड और क्रोकोडिलियंस में बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड जो है वैसे ही प्रेजेंट होता है जैसे कि ह्यूमन में प्रेजेंट है, यानी कि सर्विकल रीजन में वेंट्रल पोजीशन पे। बस मैम। ठीक है जी, इससे आगे आपके बाद कौन है? Assalamu alaikum. My name is Muqaddas Arshad. Assalamu alaikum. My name is Muqaddas Arshad and roll number is 76. Here I am going to telling about structure and appearance of thyroid gland. जो थायराइड ग्लैंड होता है ये बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन होता है जिसके हम दो लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है विंग्स की तरफ। एक हमारे पास विंड पाइप होती है, उसमें विंग की तरह एक लेफ्ट लूब होता है और एक राइट लूब होता है। हर लूब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 सेंटीमीटर वाइड होता है और 2 सेंटीमीटर थिक होता है। और जिनका इस्तेमस होता है ये बेसिकली जो हमारे पास विंड पाइप के ऊपर एक छोटा सा मैस होता है जो कि दोनों लूब्स को कनेक्ट कर रहा होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो 1.25 सेंटीमीटर होती है। जो लूब्स होते हैं ये एसिमेट्रिकली अरेंज हुए होते हैं। जो लेफ्ट लूब होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू द राइट लूब। राइट लूब इसका लार्जर होता है। और ये जो पूरा ग्लैंड है ये वुमेन्स के अंदर लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द मैन। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इसको एक थिन फाइब्रस शीट ने कवर किया होता है जिसको हम थायराइड का कैप्सूल कहते हैं। ये जो कैप्सूल होता है, जो थिन फाइब्रस शीट होती है, ये जब ग्लैंड के अंदर जाती है तो एक ये सेप्टम बना देती है जो कि फर्दर थायराइड टिश्यू को बहुत से छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लोब्यूल्स में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड को स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है बहुत से फॉलिकल से, छोटे छोटे फॉलिकल से मिलके बना हुआ होता है। इन फॉलिकल्स को सराउंड किया होता है हमारे पास क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स ने। ये जो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं फॉलिकल्स के अंदर। और जो फॉलिकल्स के अंदर जो सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं वो बेसिकली थायरोग्लोबुलिन ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं जिसके अंदर जिसके मॉलिक्यूल्स के अंदर थायराइड हार्मोन प्रेजेंट होता है।
जब ये सेक्रीशन अपनी फॉलिकल्स के अंदर दे देते हैं तो फर्दर जो फॉलिकुलर एपिथेलियम होता है वहाँ से फर्दर ये एब्जॉर्ब बैक हो जाता है इनटू द ब्लड, जहाँ पे ये फर्दर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू. ठीक हो गया जी. आप जी हो रही है. अस्सलाम वालेकुम क्लास. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड के सेल्स कौन-कौन से हैं. बेसिकली हमारे पास थायराइड ग्लैंड के 2 ही सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस कर रहे होते हैं. हमारे पास एक होते हैं फॉलिकुलर सेल्स, इनको हम थायरोसाइट्स भी बोलते हैं, और दूसरे हमारे पास होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स. फॉलिकुलर सेल्स को देख के तो हम ये क्या करते हैं, आयोडीन यूज़ करते हैं ताकि वो बना सकें T3 एंड T4. आयोडीन जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ब्लड से, और फिर हमारे पास फॉलिकुलर सेल जो हैं वो बनाएँगे हमारे पास हार्मोन्स T3 एंड T4. T3 हमारे पास ट्राइडोथायरोनिन एंड T4 इज़ द थायरोक्सिन. इन दोनों का मेजर रोल होता है हमारे पास, रेगुलेट करते हैं ये पर्सन के मेटाबॉलिज्म को, और इनको रेगुलेट कौन कर रहा होता है हमारे पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. सेकंड सेल हमारे पास होता है पैराफोलिकुलर सेल्स, इनको हम सी सेल भी बोलते हैं. ये स्पेशल सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में, और ये प्रोड्यूस करते हैं एक इंपॉर्टेंट हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन, और ये इसका रोल होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, इसका रोल होता है. ये एंटागोनिस्टिक है हार्मोन हमारे पास पैराथार्मोन का. पैराथार्मोन हमारे पास बेसिकली तब रिलीज हो सकते हैं जब हमारे पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होती है ब्लड में, लेकिन कैल्सिटोनिन तब रिलीज होंगे जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ब्लड में, और ये फिर उसको जो है ना कंट्रोल करते हैं. फॉलिकुलर सेल्स, ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है, इनका साइज थोड़ा सा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द फॉलिकुलर सेल्स, और इन फॉलिकुलर सेल के दरमियान एक स्टिकी सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोलाइट. और सी सेल जो है ये कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू द फॉलिकुलर सेल्स, प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में, और ये स्टेन पेल स्टेन होते हैं एज कम्पेयर टू द फॉलिकुलर सेल्स. यहाँ पे डायग्राम में शो किया होगा, ये स्मॉल फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये कंप्लीट फॉलिकल बना रहे हैं थायराइड ग्लैंड में, और इसके अराउंड पे ना ये सी सेल्स प्रेजेंट हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स, और ये ब्लड कैपिलरीज हैं जहाँ से आयोडीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन सेल्स तक. और यहाँ पे ये जेल लाइक मटेरियल इनके दरमियान होता है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान, जिसको हम कहते हैं कोलाइट. अब कोलाइट क्या है, इसके अंदर ही हमारे पास एक्चुअली थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, प्रो हार्मोन, और फॉलिकुलर सेल्स इसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने सिंथेसाइज करना होता है थायरोग्लोबुलिन, और वो भी एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे जिन्होंने इस हार्मोन्स T3 एंड T4 जो है रिलीज करवाने हैं, वो भी इसी में प्रेजेंट होते हैं. दैट्स ऑल. हो रही है. एंड माय टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड है. इसका पहला फंक्शन ये है कि ये बेसल जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ द टिश्यू. सेकंड इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी जो है इफेक्ट करता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है बाय स्टिमुलेटिंग द ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जिससे डीएनए से आरएनए बनता है. इसके बाद ये ट्रांसलेशन को भी स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आरएनए से जो है हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं. इसके अलावा ये एक्टिविटी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया को, उसको भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है. इसके अलावा ये सेलुलर एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है. प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, and it has also action on the carbohydrate metabolism. Carbohydrate metabolism में ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द एलिमेंट्री केनाल. जो भी फूड इनटेक के अंदर ग्लूकोज होता है इसको ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर कर देता है. इसके बाद ब्लड स्ट्रीम के बाद ये ग्लूकोज अपटेक टू द सेल्स को भी इंक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो लीवर के अंदर या फिर एडिपोज टिश्यूज के और मसल्स के अंदर मूव कर जाता है. इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर भी है, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन करवाता है ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में. एंड इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द ग्लाइकोनियोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्स. इसके अलावा इसका फंक्शन जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर भी है. फैट स्टोरेज जो होती है बॉडी के अंदर, ये इसको डिक्रीज करता है बाय मोबिलाइजिंग फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज एंड द डीपोर्ट्स. मतलब ये जो जितने भी स्टोर्स होते हैं बॉडी के अंदर फैट्स के, वहाँ से ये फैट को रिलीज करवा के ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर करवा देता है. इसके अलावा इसका फंक्शन जो है वो विटामिन की मेटाबॉलिज्म के अंदर भी है. बॉडी के जो टेम्परेचर रेगुलेशन है उसके अंदर भी है. वहाँ पे ये हीट की प्रोडक्शन करवाता है बाय एक्सेलरेटिंग द वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, जिसको हम थायराइड हार्मोन इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस कहते हैं. इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स जो है वो ग्रोथ के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं. ब्लड के वॉल्यूम को भी इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी.
इसके अलावा जो है थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन जो है वो हमारी स्लीप पैटर्न्स के ऊपर भी होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी ये वेज़ोडाइलेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। और इसके साथ साथ ये जो है ब्लड का जो आर्टियल प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करता है। इसके साथ साथ इसके जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसके ऊपर भी फंक्शंस होते हैं, लाइक द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर डायग्राम्स में जैसे शो किया हुआ है, इसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इफेक्ट होती है। इससे मैसेंजर आरएनए बन रहा है और मैसेंजर आरएनए से न्यू प्रोटीन्स बन रही हैं। अब ये जो न्यू प्रोटीन्स बन रही हैं ये बेसिकली जो है ग्रोथ को भी इफेक्ट कर रही हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ जो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी है उसको भी ये इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड की न्यू, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन हो रही होती है, टिश्यूज़ का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा होता है वेज़ोडाइलेशन की वजह से। इसके साथ साथ हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हार्ट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और रिस्पायरेशन का रेट भी इंक्रीज होता है ऑक्सीजन कंजम्पशन की वजह से। इसके साथ साथ जो है इसके फंक्शंस मेटाबॉलिज्म में भी हैं, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज कर देता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा है, ग्लूकोजिनोलाइसिस करवा रहा है, लिपोलाइसिस करवा रहा है, इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस भी करवा रहा है और बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे ये सारी चीज़ें मैंने पीछे बताई हैं। दैट्स इट। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम class, my name is Rasha Khan and my roll number is 77. Topic of presentation is function of calcitonin. Calcitonin is secreted by the parafollicular cells. Parafollicular cells को हम C cells भी कहते हैं और calcitonin secrete होता है इनसे। जो C cells हैं ये located होते हैं follicles of the thyroid gland में। Calcitonin basically polypeptide chain है 32 amino acid का और ये synthesize होता है procalcitonin से। Calcitonin is degraded and excreted by the liver and kidney. बेसिकली जो कैल्सिटोनिन का रोल है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना है। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को जो है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है और काउंटर एक्ट करता है, मतलब एंटागोनिस्टिक काम करता है पैराथॉर्मोन हार्मोन के। पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो इंक्रीज करवा रहा होता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड में और कैल्सिटोनिन डिक्रीज करवा रहा होता है। ये कैसे ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करवाते हैं? 3 तरीकों से, बाय एक्टिंग ऑन बोन्स, किडनी एंड इंटेस्टाइन। सबसे पहले बोन्स में हम देखेंगे calcitonin stimulate osteoblastic activity and facilitate the deposition of calcium on bone. Osteoblastic activity का मतलब क्या है कि bone forming activity जो है इसको ये stimulate कर रहा होता है और कैल्शियम को डिपॉजिट करवा रहा होता है बोन्स के ऊपर ताकि ब्लड में जो है वो कैल्शियम ना जा सके। At the same time, it suppresses the activity of osteoclast and inhibit the resorption of calcium from bone. और osteoclast activity क्या है कि वो bone dissolving activity है, उसको ये inhibit कर रहा होता है। और inhibit कैसे करता है? resorption of calcium from bone कि मतलब resorption का मतलब है कि कैल्शियम को बोन से ब्लड में नहीं जाने देता, मतलब बोन के ऊपर ये डिपॉजिट करवा रहा होता है। It inhibit even the development of new osteoclast in bone. उसके बाद कैल्सिटोनिन का जो है वो किडनी पे कैसे इफेक्ट ये करता है कि एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। ये जो है वो स्टिमुलेट करवा रहा होता है एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम बाय द हेल्प ऑफ यूरिन और इनहिबिट करवा रहा होता है रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। इट प्रिवेंट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। इंटेस्टाइन में इसका क्या रोल है कि जो एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है कैल्शियम की इंटेस्टाइन में, ब्लड में, ये इसको प्रिवेंट कर रहा होता है। With respect to the phosphate, calcitonin has similar action as that of parathormone. पैराथॉर्मोन के अगर हम फॉस्फेट के लिहाज से देखें तो इसका सिमिलर एक्शन है, क्योंकि पैराथॉर्मोन हार्मोन भी फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करवा रहा होता है और कैल्सिटोनिन हार्मोन भी फॉस्फेट के लेवल को कम करवा रहा होता है। इट डिक्रीजेज द ब्लड फॉस्फेट लेवल बाय एक्टिंग ऑन बोन्स एंड किडनी। 2 तरीकों से करवा रहा है, बोन्स और किडनी पे इफेक्ट करके। कैल्सिटोनिन इनहिबिट द रिजॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट from bone and stimulate the deposition of phosphate on bone कि ये इनहिबिट करवा रहा है रिजॉर्प्शन का मतलब पहले जैसे मैंने बताया कि बोन से जो है वो ब्लड में जो फॉस्फेट है उसके जाने को इनहिबिट करवा रहा है, ये मतलब कि डेपोजिशन करवा रहा है फॉस्फेट की बोन में। इट इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट
through urine by inhibiting the reabsorption from the renal tubule. इसी तरह किडनी पे जैसे कैल्शियम का पे इफेक्ट कर रहा था कि इट इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट थ्रू यूरिन, यूरिन के जरिए एक्सक्रीट करवा रहा है फॉस्फेट को ताकि जो ब्लड में है फॉस्फेट का लेवल कम हो सके. हाई कैल्शियम कंटेंट इन ब्लड plasma stimulate the calcitonin secretion through calcium receptors in parafollicular cells. अगर ब्लड में जो है वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स में जो क्या करते हैं कैल्सिटोनिन को रिलीज करवाते हैं. और गैस्ट्रिन जो है वो हार्मोन है वो भी कैल्सिटोनिन के रिलीज को स्टिमुलेट करवा रहा होता है. बस मैम. सबका सारे ग्रुप की होगी प्रेजेंटेशन. No, My roll number is 73 and my topic of presentation is mode of action of thyroid hormones. इनका कि ये फंक्शन कैसे करते हैं थायराइड हार्मोन जो थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन होते हैं यानी T4 और T3 जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं. इसकी वजह ये होती है कि ये लिपोफिलिक हार्मोन्स होते हैं और ज़्यादातर जो थायरॉक्सिन होता है ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है और यही इंटरेक्ट करता है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ. और जो थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जो होता है वो एक हेटेरोडायमर बनाता है रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर के साथ. ये डीएनए के ऊपर जो थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट ये जो टारगेट जीन होता है उसके प्रोमोटर के अंदर एक रीजन होता है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट और उसके ऊपर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर और रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर जो है वो एक डायमर बनाते हैं. जब थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और इनिशिएट करवा देता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को और इस तरह लार्ज नंबर ऑफ मैसेंजर आरएनए बनते हैं और ये इन मैसेंजर आरएनए की जब ट्रांसलेशन होती है तो न्यू प्रोटीन्स बनती हैं. यहाँ पे जैसे T4 और T3 सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं क्योंकि ये लिपोफिलिक हैं इसलिए ये मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाते हैं. उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ये अंदर एंटर होते हैं और ये जो हार्मोन होता है ये थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर और इस तरह इसकी जो मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है और फर्दर ये जो अपने प्रोटीन्स बनती हैं और फर्दर जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जैसे कायनात ने बताया कि जो इसके फंक्शंस होते हैं. उसके बाद मैकेनिज्म इसका क्या होता है कि जो रिसेप्टर होते हैं थायराइड हार्मोन्स के वो न्यूक्लियर होते हैं और उनकी जो अफिनिटी होती है वो T3 के लिए 10 टाइम्स हायर होती है देन T4. जो फ्री थायराइड हार्मोन रिसेप्टर होता है जिसके साथ हार्मोन ने जो है वो बाइंड नहीं किया होता वो उसने हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड किया होता है और को रिप्रेसर के साथ बाइंड किया होता है. लेकिन जब T3 आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो जो को रिप्रेसर होता है वो वहां से लिबरेट हो जाता है और को एक्टिवेटर आके बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू हो जाती है. जो को रिप्रेसर और को एक्टिवेटर होते हैं ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं. यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर है और थायराइड रिसेप्टर है और पहले इसके साथ को रिप्रेसर ने बाइंड किया हुआ था लेकिन जब ये T3 ने आके बाइंड किया तो यहाँ पे ये वाइट कलर का आके को एक्टिवेटर आके इसके साथ बाइंड कर गया और आगे इसकी जो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन है उसको कैरी आउट करेगा. थैंक यू. मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है. ओके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे डिसऑर्डर्स थायराइड ग्लैंड के. अगर हम इनकी ब्रॉड कैटेगरीज देखें तो इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक हाइपोथायराइडिज्म है और एक हाइपरथायराइडिज्म है. हाइपोथायराइडिज्म में लो प्रोडक्शन होगी थायराइड हार्मोन्स की जिसमें जनरल तौर पर ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होती है और हाइपरथायराइडिज्म को हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं. इसमें ओवर प्रोडक्शन हो जाती है थायराइड हार्मोन्स की. अब थायराइड हार्मोन्स को जो बेसिकली रेगुलेट करता है वो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी से आता है. अगर इसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल है तो सारे के सारे जो थायराइड के हार्मोन होंगे वो नॉर्मल कंसंट्रेशन में होंगे और कोई डिसऑर्डर अकर नहीं करेगा. लेकिन अगर TSH की कंसंट्रेशन जो है वो एबनॉर्मल है तो हमारे पास जो एबनॉर्मेलिटीज आएंगी वो इन हार्मोन्स में आएंगी.
इसमें हमारे पास T3 आ जाता है, T4 आ जाता है, TSI आ जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग IG, TPO थायराइड परऑक्सीडेज ए बी, परऑक्सीडेजेस जो होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं ब्लड के अंदर और पीएच को मेंटेन करते हैं। या फिर सीरम TG थायरोग्लोबिन हमारे पास आ जाएगी। अगर हम साइंस और सिम्टम्स देखें तो हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म में नर्वसनेस आ जाती है, ट्रिमर्स आ जाते हैं, ट्रिमर्स में शिवरिंग आ जाती है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की, कभी हैंड्स की जो हमारे पास हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलेंट्री मोशंस बॉडी पार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इंक्रीज बीपी आ जाएगा, हीट इंटॉलरेंस आ जाएगी और पेल्पिटेशंस होती है अनरिथमिक हार्ट बीट, कभी हम बहुत ज्यादा दिल धड़कता हुआ महसूस होगा जैसे बाहर को आ रहा है, तो रिदमिसिटी जो है हार्ट की वो मेंटेन नहीं रहती। और जो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म के साइंस और सिम्टम्स हैं उसमें हमारे पास वेट गेन आ जाता है, अगर भूख नहीं भी लगती लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारा जो बेली का पार्ट है वो हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, कोल्ड इंटॉलरेशन आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन आ जाएगी और लिथार्जी आ जाएगी। अगर हम इसके डिसऑर्डर्स को देखें तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है क्रिटिनिज्म में, ग्रेव्स डिजीज में, गॉइटर में, हैशिमोटोस डिजीज में और मैक्सिडीमा में। अगर हम क्रिटिनिज्म की बात करें तो ये हमारे पास मेंटल और फिजिकल ग्रोथ इसमें जो होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, क्योंकि या तो इसकी वजह ये होती है कि जो हमारे पास फीटल डेवलप हो रहा होता है ना उसमें थायराइड का मसला आता है, या फिर मदर जो होती है उनमें थायरॉक्सिन का प्रॉब्लम होता है, थायराइड हार्मोन्स का, जिसकी वजह से ये बेबी में हो जाती है। और इस तरह की हम थायराइड की एबनॉर्मेलिटी को कहते हैं हिस्टोरिक है या जेनेटिक है। उसके बाद इसके साइंस और सिम्टम्स में हमारे पास मेंटल डेटोरेशन आ जाती है, जो हमारे पास दिमाग है वो ठीक तरह से काम नहीं करता, स्वेलिंग आ जाती है स्किन की, लॉस हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, बोन की मैचुरेशन और जो प्यूबर्टी होती है वो हमारे पास डिलेड हो जाती है, जो अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर ओवुलेशन जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता पहले शुरू में होती है फिर एबनॉर्मेलिटीज आना स्टार्ट हो जाती हैं, वो इनफर्टिलिटी तक चला जाता है। इसकी अगर हम काज देखें और ट्रीटमेंट देखें, इसकी मेजर काज तो आयोडीन डेफिशिएंसी है। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट देखें, जो हमारे पास जेनेटिक क्रिटिनिज्म है ना, जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ फीटल थायराइड ग्लैंड की वजह से आई है, इसमें हम T4 की के लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन देते हैं या फिर हम स्क्रीनिंग स्कीम्स को यूज करते हैं। ये हमारे पास क्रिटिनिज्म है, इसमें ग्रोथ भी स्टैंडर्ड हो गई है और मेंटल डिटोरेशन बाकी जो मैंने बताए हैं वो सारे आएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्रेव्स डिजीज, इसको हम टॉक्सिक डिफ्यूज गॉइटर भी कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके अंदर थायराइड ग्लैंड जो होता है वो अपने जो हार्मोन होते हैं वो अपनी एंटीबॉडीज के साथ एंटीजन जो है वो रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी थायराइड की नेक वाला रीजन है वो हमारे पास बाहर की तरफ से स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साइंस और सिम्टम्स में इंसोम्निया आ जाते हैं, हैंड के ट्रिमर्स आ जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है और वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट में ये है कि हम एंटी थायराइड ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है, जो कि थायराइड की बेसिकली श्रिंकेज करवा देते हैं, इसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो कम अमाउंट में सेक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ग्रेव्स डिजीज के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद हम गोइटर पे जाते हैं। गोइटर हमारे पास स्वेलिंग है नेक की, जो कि बिल्कुल लैरिंक्स से जो थोड़ा नीचे वाला रीजन होगा ना उधर इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की। इसको थायरोमेगैली भी कहते हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड का बड़ा हो जाना। 90% जो केसेस होते हैं वो हमारे पास आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये इधर डायग्राम से समझ आएंगे। ये हमारे पास जो मल्टीपल बताए हुए हैं इनको हम कहते हैं मल्टीनो ओकुलर थायराइड, और ये जो हमारे पास दो बताए हुए हैं ये डिफ्यूज्ड है, और ये जो हमारे पास एक बताया हुआ है ये यूनि वाला है, सबसे लास्ट वाला। इसकी काजेस भी आयोडीन डेफिशिएंसी है या फिर कंजेनिटल डेवलपमेंट के दौरान हाइपोथायराइडिज्म है, पिट्यूटरी की डिजीजेस आ जाते हैं, थायराइड का कैंसर आ जाता है और थायराइड हार्मोन की इनसेंसिटिविटी आ जाती है। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि इसको काज के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है या हाइपर की वजह से हो रहा है, पहले ये देखा जाता है और फिर इसके बाद इसको ट्रीट किया जाता है T3 के साथ या रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ, या फिर सोल्यूशन दिया जाता है पोटेशियम आयोडाइड का। उसके बाद हमारे पास हैशिमोटोस थायराइडिस आ जाती है, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, इलाज हो जाता है और ये पेनलेस गोइटर बनाना स्टार्ट कर देता है। इसके साइंस और सिम्टम्स में फैटीज आ जाएगी, पेन, पेल और पफी फेस आ जाएगा,
फीलिंग कोल्ड, जॉइंट और मसल की पेन आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन और डिप्रेशन आ जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो इसमें हम हार्मोन्स के लेवल को मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हाइपोथायराइडिज्म है उसकी वजह से है तो हम थायराइड रिप्लेसमेंट के एजेंट्स देंगे, जिसमें हमारे पास T3 आ जाएगा, ट्राईहाइड्रोथायरोनिन, और ये लीवोथायरॉक्सिन है, ये दे देंगे। अब ये हमारे पास बताया हुआ है इनलार्ज इनफ्लेम्ड अंडर एक्टिव थायराइड गोइटर है, ये पेनलेस होगा और ये इसकी डायग्राम बताई हुई है। उसके बाद हमारे पास मैक्सिडिम आ जाती है, ये सीवियर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होती है, यानी कि थायराइड की प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है, ना होने के बराबर। ये हमारे पास थायराइड हार्मोन का टोटल लैक हो जाता है इसके अंदर। इसकी सिम्टम्स में हमारे पास जो आईज होती हैं उसके उनके नीचे उभार आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो फेस होता है वो स्वेल करना स्टार्ट हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास एयरवे मैनेजमेंट आ जाते हैं, थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट आ जाती है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी आ जाती है। ये बताया हुआ है, ये फेस है, हेयर ड्राई हुआ हुआ है, हमारे पास पॉपी फेस है, और जो आंखें हैं उनके नीचे उभार आना स्टार्ट हो गए हैं, बेली जो है वो इलाज होना स्टार्ट हो गई है। बस, थैंक यू। मैम आवाज आ रही है? जी आ रही है। वीडियो की आवाज नहीं आएगी, आप साथ साथ खुद एक्सप्लेन करती जाइए। मैम मैम को पहले एक्सप्लेन किया। चले साथ साथ कुछ बोलती जाइए। साथ ये कौन से सेल में, साथ साथ थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करती जाइए। मैम समझ नहीं। यस मैम। दोबारा को साथ साथ बताती जाइए। मैम इसमें ये कह रहे कि थायराइड के जो टिश्यूज होते हैं वो उस जैसे मतलब किसी ग्लैंड के टिश्यूज नहीं होते, लेकिन जब किडनी जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके टिश्यूज जो हैं वो थायराइड से कुछ मिलते हैं, और इसके अलावा पिट्यूटरी का जो लोब होता है उसके टिश्यूज जो हैं वो भी मिलते हैं इससे।